हेलो फ्रेंड्स, निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ यूनान की सभ्यता का अगला पार्ट। मित्रों, यूनान की सभ्यता का जो अगला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे अरस्तू के बारे में, एपिक्यूरस विचारधारा के बारे में और पैराक्लीज की उपलब्धियों के बारे में। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, एपिक्यूरियस की जो विचारधारा है वो अरस्तू के बाद आती है, लेकिन पहले हम अरस्तू के बारे में जानेंगे। मित्रों, अरस्तू ने जो यूनान के अंदर प्रमुख दार्शनिक थे उन्होंने पॉलिटिक्स व एथिक्स जैसी पुस्तकें लिखी। पॉलिटिक्स व इथिक्स इथिक्स जैसी पुस्तकें लिखी। मित्रों, इनके जो शिष्य थे वो सिकंदर महान थे, जिन्हें विश्व विजेता कहा जाता है। विश्व विजेता सिकंदर जो थे, जिन्होंने एक बार भारत पर भी आक्रमण किया और झेलम नदी के तट पर उनका वीर राजा पोरस के साथ युद्ध होता है, जिसमें जो अनिर्णायक रहता है। मित्रों, तो विश्व विजेता जो सिकंदर थे वो अरस्तू के शिष्य थे, जिन्होंने 32 वर्ष या 30 वर्ष की आयु में मित्रों पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की। मित्रों, इन्होंने पॉलिटिक्स व इथिक्स पुस्तकों की रचना की। अरस्तू के बाद मित्रों यूनान में दो विचारधाराएं पनपी, लेकिन उससे पहले हम जानें कि अरस्तू ने एक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की। अरस्तू ने एक शिक्षण संस्थान कौन सा था, इसका क्या नाम था मित्रों? तो इसका नाम था लाइसियम। अरस्तू का जो शिक्षण संस्थान था इसका नाम था लाइसियम, और इसी लाइसियम में सिकंदर ने शिक्षा प्राप्त की। इस तरह मित्रों सिकंदर जो था इस तरह अरस्तू से जुड़ा हुआ था। इसके बाद जानते हैं कि सिकंदर की जो विचारधारा थी उसमें उन्होंने जो सद्गुण थे वो दो प्रकार के बताए। मित्रों, पहला तो था नैतिक सद्गुण। सद्गुणों के दो प्रकार बताए। पहली जो नैतिक सद्गुण होती है और दूसरा था भौतिक सद्गुण। प्रत्येक व्यक्ति में ये दो तरह के सद्गुण होते हैं, एक तो नैतिक और एक भौतिक। मित्रों, नैतिक सद्गुण में जैसे दया, त्याग, प्रेम, ये जो सभी मन के जो भाव है वो नैतिक सद्गुणों में आते हैं। और भौतिक सद्गुण जैसे सुख सुविधाएं होती है हमारे पास, जो भी उनको पाने के लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं, आजीविका कमाते हैं अच्छे साधनों से, अच्छे मार्ग जो अपनाते हैं हम जीवन में आजीविका कमाने के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा भौतिक सद्गुण होता है। मित्रों, इस प्रकार अरस्तु ने दो भागों में बांट दिया सद्गुणों को। यूनान में अरस्तु के बाद दो विचारधाराएं जन्म लेती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एपिक्यूरस। एपिक्यूरस की जो विचारधारा थी मित्रों उसको एपिक्यूरियन कहा गया। एपिक्यूरियन। मित्रों, ये जो विचारधारा थी एपिक्यूरियन विचारधारा, पहले हमने पढ़ा था निकृष्ट सुखवाद, लेकिन एपिक्यूरियन जो विचारधारा थी वो थी परिष्कृत सुखवाद। परिष्कृत सुखवाद का मतलब था कि इसमें जो व्यक्ति था वो खुद के सुख के साथ साथ दूसरों के सुख दुख के बारे में भी सोचता है, तो उसको हम परिष्कृत सुखवाद कहते हैं। यहाँ व्यक्ति जो होता है, इस विचारधारा में जो व्यक्ति होता है वो स्वार्थी न होकर परमार्थी होता है। मित्रों, स्वार्थी न होकर परमार्थी होता है। जो परमार्थी विचारधारा है वही परिष्कृत सुखवादी विचारधारा है। इसके बाद मित्रों दूसरी जो विचारधारा अरस्तु के बाद पनपी वो थी स्टोइक विचारधारा। दर्शन में यूनान में अरस्तु के बाद दो विचारधाराएं, पहली थी एपिक्यूरियस विचारधारा और दूसरी थी स्टोइक विचारधारा। स्टोइक जो विचारधारा थी मित्रों वो विशेष रूप से अगर हम देखें तो जैन जो संप्रदाय है हमारे भारत का उससे मिलती जुलती। कैसे? इन्होंने कठोर वैराग्यवादी जो विचारधारा है उसको अपनाया। स्टोइक विचारधारा के अंदर क्या था? कठोर वैराग्यवादी विचारधारा, और यही जो कठोर नियम है वो हमारे जैन धर्म में अपनाए जाते हैं, जैसे स्टोइक विचारधारा को लेकर यूनान में अपनाए जाते हैं। उसके बाद मित्रों पढ़ते हैं हम पैराक्लीज की उपलब्धियाँ।
मित्रों पेरिक्लीज का जो काल है मैं पहले बता चुकी हूँ, यूनान में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है और इसके काल में कई ऐसे कार्य हुए जो इसको स्वर्ण युग बनाने के लिए काफ़ी है। तो जानते हैं ऐसे कार्यों के बारे में जो पेरिक्लीज द्वारा किए गए। मित्रों पहले हम पढ़ चुके हैं डेलोस संघ के बारे में। डेलोस संघ के निर्माण का जो उद्देश्य था पेरिक्लीज का, वो था एथेंस में साम्राज्य का विस्तार। एथेंस में साम्राज्य का विस्तार, काफ़ी हद तक साम्राज्य का विस्तार किया भी पेरिक्लीज ने। लेकिन मित्रों इससे क्या हुआ कि एथेंस और स्पार्टा के मध्य क्या हुई, शत्रुता हुई। शत्रुता किसके बीच होगी, एथेंस और स्पार्टा, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। इसी बीच मित्रों पेरिक्लीज ने ईरान के साथ एक संधि की। ईरान और जो यूनान के जो स्पार्टा और एथेंस है उनके बीच में काफ़ी टाइम से मित्रों संघर्ष चल रहा, काफ़ी युद्धों के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन पेरिक्लीज ने मित्रों ईरान के साथ एक संधि की और ये संधि कब की मित्रों, 449 ईस्वी पूर्व में एक संधि की गई जिसको बेशियस की संधि कहा जाता है। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेशियस की जो संधि है वो पेरिक्लीज के द्वारा ईरान के साथ की गई और इस संधि में ये तय किया गया कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ईरान और एथेंस जो है वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये जो शर्तें थी, ये जो बात थी, ये संधि की मुख्य बात थी मित्रों कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। पेरिक्लीज ने और भी कई उत्कृष्ट कार्य किए मित्रों। पेरिक्लीज ने आर्कन जो होते थे जिनके द्वारा यूनान का यह शासन चलाया जाता था उनको वेतन देना शुरू किया। पेरिक्लीज ने आर्कनों को वेतन देना शुरू किया। वेतन देना शुरू किया। इसके साथ मित्रों आर्कनों का जो चुनाव था वो लॉटरी पद्धति से ही किया गया। मित्रों पेरिक्लीज ने हेलियो नामक न्यायालय भी स्थापित किए। इसने जो न्यायालय बनाए पेरिक्लीज ने उनका नाम क्या था, हेलियो। हेलियो ये जो नामक न्यायालय के माध्यम से न्याय देने की इसने व्यवस्था की, न्यायालय बनाए और न्याय देने की व्यवस्था की। मित्रों इसने पेरिक्लीज ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि एक्रोपोलिस नामक एक जगह थी, वहाँ पे एथेना का मंदिर बनाया। एथेना जो एथेंस की देवी थी, एथेना का मंदिर बनवाया। और यहाँ जो मित्रों इस मंदिर में जो एथेना की प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, वो कांस्य की बनी थी। मूर्ति किसकी बनी थी, कांस्य की। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पहले नहीं आया मित्रों। कांस्य की मूर्ति कांस्य की बनी थी, किसकी, एथेना की, इस मंदिर में जो एक्रोपोलिस नामक जगह पर पेरिक्लीज द्वारा बनाया गया था। मित्रों इस मूर्ति का निर्माण जो था वो फिडियास के द्वारा किया गया था। फिडियास एक मूर्तिकार था यूनान में जिसने एथेना की मूर्ति बनाई थी। एथेना की तांबे की मूर्ति बनाई थी। तांबे की मूर्ति बनाई। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों। किसके द्वारा एथेना की मूर्ति बनाई गई, तो फिडियास के द्वारा। मित्रों यूनान में थेरथाम का अपोलो मंदिर भी व ओलंपिया हीरा मंदिर भी स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। थेरथाम एक देवता थे यूनान में। मित्रों थेरथाम एक जगह थी, एक्चुअल में थेरथाम क्या थी, एक स्थान था। ये थेरथाम जो है एक स्थान का नाम, और अपोलो जो थे यूनान के देवता थे मित्रों, अपोलो। इनका मंदिर कहाँ पे है, थेरथाम नामक जगह पर अपोलो का मंदिर। और ओलंपिया का जो हीरा मंदिर है, ओलंपिया शब्द का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं मित्रों। ओलंपिया का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, हीरा में। हीरा या हीरा मंदिर जो है वो ओलंपिया में बना हुआ है। इस तरह मित्रों ये जो मंदिर है यूनान के, ये स्थापत्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
स्थापत्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और पैराक्लीज के काल में ही इन मंदिरों का निर्माण होता है। किसका? एक तो थेरथाम का अपोलो मंदिर व ओलंपिया का हेरा मंदिर। इन दोनों मंदिरों का जो निर्माण है मित्रों वो पैराक्लीज के काल में होता है, पैराक्लीज के काल में। इसी तरह मित्रों जानते हैं कि पैराक्लीज के काल में दो मूर्तिकार हुए जिनका नाम था मायरन। एक का नाम क्या था मूर्तिकार का? मायरन, और दूसरा था पोलीक्लिटीज। पोलीक्लिटीज, ये दो क्या थे मित्रों? मूर्तिकार थे। कौन कौन? मायरन व पोलीक्लिटीज, प्रसिद्ध मूर्तिकार। किसके काल के? पैराक्लीज के काल के। मित्रों जब कला की, स्थापत्य कला की और भी जैसे चित्रकला की, साहित्य के क्षेत्र में किसी शासन में किसी शासन के या किसी शासक के समय शासन काल में अगर इन चीज़ों की उन्नति होती है तो वो शांति का काल माना जाता है। पैराक्लीज का काल भी शांति का काल था और इसीलिए शायद यहाँ इतनी सारे निर्माण हुए, इतने सारे क्षेत्रों में, स्थापत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। और मित्रों तभी तो ये काल जो है पैराक्लीज का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मित्रों पैराक्लीज के काल में दो चित्रकार भी हुए जिनका नाम था पोलीग्नोट्स। एक का नाम क्या था? पोलीग्नोट्स। कला के क्षेत्र में यदि हम देखें तो दो चित्रकार जिनका नाम था पोलीग्नोट्स और दूसरे कौन थे? ज़ुक्सिज। ये दो चित्रकार हुए पैराक्लीज के काल में। इससे पहले जो मैंने आपको बताई मित्रों वो मूर्तिकार थे मायरन और पोलीक्लिटीज, और ये थे चित्रकार पोलीग्नोट्स और ज़ुक्सिज। पोलीग्नोट्स के द्वारा मित्रों जो चित्र बनाया गया काफी मशहूर हुआ, जैसे ओडेसिस व ट्राय के ध्वंस का चित्र। ओडेसिस व ट्राय के ध्वंस का चित्र, ये किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? ये पोलीग्नोट्स द्वारा बनाया गया। पोलीग्नोट्स, इसने ये चित्र बनाया कौन सा? ओडेसिस व ट्राय के ध्वंस का चित्र जो था पोलीग्नोट्स द्वारा बनाया गया, जो पैराक्लीज के काल का महत्वपूर्ण चित्रकार था। मित्रों ज़ुक्सिज नामक जो दूसरा चित्रकार था उसने हेलन व भागते हुए आदमी का चित्र बनाया। ज़ुक्सिज ने कौन से चित्र बनाए मित्रों? इसने दो चित्र बनाए, हेलन व भागता हुआ आदमी। मित्रों चित्र की खासियत, एक चित्रकार की खासियत क्या होती है कि उसके चित्र के अंदर का आकृतियां ही नहीं दर्शानी होती बल्कि मन के भावों को भी अच्छी तरह दर्शाना होता है, और वही जो चित्रकार होता है उत्कृष्ट माना जाता है। मित्रों एक भागते हुए आदमी की भाव भंगिमा, उसकी जो मन की दशा, उसको चित्र में दर्शाना काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पैराक्लीज के काल में विज्ञान का विकास हुआ मित्रों। हेलिस जो थे उनको विज्ञान का पिता कहा गया, यूनान में उनको विज्ञान का पिता कहा गया। हर क्षेत्र में मित्रों पैराक्लीज के काल में उन्नति हुई, विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति हुई, और हेलिस को विज्ञान का पिता कहा गया पैराक्लीज के काल में। मित्रों इस काल में रेखा गणित का विकास हुआ, और रेखा गणित का विकास किया पाइथागोरस ने। रेखा गणित का विकास किसने किया मित्रों? पाइथागोरस। आज भी इनकी प्रमेय हम जानते हैं मित्रों, रेखा गणित में पढ़ी जाती है, हल की जाती है बच्चों द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं मित्रों। इनका जो नाम है यूनान की सभ्यता में आता है, और इन्होंने यूनान में रेखा गणित को विकसित करने का श्रेय पाया है मित्रों। डेमोक्रिटस नामक एक व्यक्ति था यूनान में, इसने अणु सिद्धांत दिया मित्रों। अणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया?
डेमोक्राइटिस द्वारा। डेमोक्राटिस द्वारा क्या दिया गया मित्रों? अनुसिद्धांत। तो मित्रों ये कुछ हमारे भारत के गुप्त काल से मिलता जुलता काल था पैराक्लिस का काल। गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और गुप्त काल में मित्रों ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में भूतपूर्व उन्नति हुई थी हमारे देश में। और उसी तरह मित्रों पैराक्लिस के काल में भी यूनान में इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति जो है हमारे सामने आती है। तो इसी तरह मित्रों ये जो पैराक्लिस का काल है ये स्वर्ण युग कहा गया है। अल्कमेयन के द्वारा, एक अल्कमेयन व्यक्ति था, उसने साहित्य के क्षेत्र में देखे तो अल्कमेयन नामक का एक व्यक्ति था और इसने मित्रों ऑन नेचर नामक पुस्तक लिखी। ऑन नेचर। मित्रों पैराक्लिस के काल में साहित्य के भी क्षेत्र में भी उन्नति हुई है और अल्कमेयन का जो नाम है बहुत ही मशहूर एक नाम है मित्रों यूनान में, जिसने ऑन नेचर नामक पुस्तक की रचना की। मित्रों जिसने एक खास बात बताई इस पुस्तक में कि मस्तिष्क जो है व्यक्ति के विचारों का केंद्र है। जितने भी विचार हैं वो सभी मस्तिष्क में आते हैं। मित्रों